हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज यार थोड़ा लेट हो गए हम। Good morning, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, जी गुड sir. इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो तुम्हें श्वास लेमा पढ़ाएंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे हम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आसान हो जाए चीजें समझने में। ठीक है, ये रॉस थ्योरम भी तुम्हें बाद में ही कराएंगे हम, ना जी? ठीक है, ओके। आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। अच्छा, अभी हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, No, sir. नहीं नहीं, अभी दिखाई देंगे, रुक जाओ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, कल तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, आई थिंक, है ना? ऐसा ही है यस कि नहीं? सर। Yes, sir. हाँ, तो इतना सन्नाटा क्यों है? बताओ तो, कहाँ गए क्वेश्चन हमारे? हाँ, यस, यही तो क्वेश्चन थे। ये हो गया था, ये भी हो गया था। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था, करके देखा सभी ने? ऐसे सर कितने हो लोग हैं गया था। जिन्होंने नहीं करा? नहीं नहीं, मैंने तो करके दिखाया, आप लोगों ने इसे ट्राई भी नहीं करके देखा। नहीं सर, आओ कर नहीं, दी। जरा हैंड रेज करो जिसने इसे टच भी नहीं करा। देख लो, फिर मैं अभी पता कर लूंगा। नहीं नहीं पांडे जी, आपने तो कैसे किया होगा। जयश्री, क्यों नहीं करा? सर आज ना थोड़ा बिजी डे था, तो सर मैं सिर्फ आधी क्लास देख पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ठीक है, ट्यूसडे सर हिमांशु जी आप थोड़ा बताइए। बिजी डे होता है। कोई नहीं, हिमांशु। यस सर। हाँ जी, आपने क्यों नहीं करा सर? सर दरअसल मैंने 2-3 दिन से क्लास नहीं करी, मेरी तबीयत खराब थी बहुत अच्छे, तो इस वजह तो से। इसलिए आपने क्वेश्चन भी नहीं करा है। सर अभी तो क्लास भी नहीं देख पाया हूँ। ठीक, ऐसा क्यों? क्लास क्यों नहीं ले पाए? सर तबीयत खराब हो रही थी। ओके, चलिए ध्यान रखिए। ठीक है सर। हाँ जी, यस शीतल, तुमने भी नहीं करा? नो सर। क्योंकि मैंने तो सर बता ही दिया था, तो मैं क्यों करती, है ना? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। और कौन है? अलका, तुमने भी नहीं करा? यस सर, सर तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया है। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो सब, है ना? मैं नहीं पूछ रहा दूसरा क्वेश्चन किसी से भी। ठीक है, तुम बीमार हो गए बहुत सारे तो। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। यस यस, सभी के माइक ऑन है। जी, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि लेट यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ सी एंड f u to c be an analytic function, then which of the following statement are true? Not able to chat? नहीं जी, बिल्कुल देखो, चैट आप कर सकते हो, मुझे आपके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, बट मैं किसी की चैट का रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल आपसे बातें ही करूंगा, ठीक है? बाकी आप अनम्यूट करके एक बार देख सकते हैं। हेलो हाँ, वॉइस आ रही है सर, आपकी। मैं ऑडिबल टू यू सर? यस यस, परफेक्ट। यस सर, यस सर, ठीक। हाँ जी,
तो भाई उसने आपको दिया यू कैसा सेट, ओपन सेट। कुछ बताया उसने ओपन से आगे, कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, क्या है, कुछ नहीं बताया ना, राइट? एनालिटिक भी है ना, केवल सबसेट है सी का। फिर उसने कहा आपसे कि एफ यू से लेके सी पे एक एनालिटिक फंक्शन है। इस एनालिटिक फंक्शन के बारे में उसने कुछ बताया कि कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कैसा है, एंटायर है, एंटायर तो ना है ना, जब यू के बारे में ही नहीं बताया तो एंटायर कहां से कहेंगे, और यदि आपने एंटायर कह दिया तो यू सी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला, यदि फंक्शन आपका 1 1 हो तो एफ यू आपका ओपन हो जाएगा सी के अंदर। यस, 1 1 इंप्लाई व्हाट? सर नॉन कांस्टेंट। यदि फंक्शन 1 1 है आपका तो इसका मतलब है कि इफ यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट देन द इमेज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर आल्सो डिफरेंट। और जब आपकी इमेज डिफरेंट आ रही है तो ये तो सिंपल सी बात है कि एफ जेड आपका कैसा है, कांस्टेंट तो नहीं है, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू अ कांस्टेंट, है ना? तो एफ जेड कैसा हुआ, नॉन कांस्टेंट हुआ। नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन ओपन सेट क्या बनाते हैं, इमेज ओपन होती है बाय ओपन मैपिंग मैपिंग। थ्योरम। ठीक है ना? हमें ये पता चल गया कि फंक्शन मेरा कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, और यू आपको एक ओपन सेट देके रखा गया है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी वो जो फंक्शन है जब 1 1 उसने दे दिया तो सपोज करो जैसे हम बात कर रहे थे यू यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हो जाए, है ना, कि जी किसी एक में एक कांस्टेंट किसी दूसरे में दूसरा कांस्टेंट, तो क्या फिर वो 1 1 होगा? नहीं। नो सर। मतलब चाहे तो यू आपका सिंगल सेट है या यू यूनियन ऑफ सेट्स है, मतलब पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, चौथा सेट हो गया, या कितने भी सेट हो गए, सारे के सारे कैसे हैं, ओपन हैं, तभी तो यूनियन ओपन आएगी। यस सर। ठीक। यस सर। अब उसने ये भी कहा है कि 1 1 है फंक्शन, तो सिंपल सी बात है A1 में कैसा होगा, नॉन कांस्टेंट, A2 में भी कैसा, नॉन कांस्टेंट, A3 में भी कैसा, नॉन कांस्टेंट, A4 में भी कैसा, नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट है तो यहाँ से FA1 कितना आएगा, ओपन, FA2 भी क्या होगा, ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, और ओपन का यूनियन कैसा होगा, ओपन का यूनियन ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? ठीक, तो पहले वाला तो इसका सही हो गया। अब सेकेंड वाला, उसने कहा है कि इफ एफ इज ऑन 2 तो आपका यू सी के बराबर होना चाहिए। ऐसा है, एफ आपका ऑन 2 हो जाए, मतलब यू से लेके सी पे, तो u इज इक्वल टू सी होना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, इमेज पूरी की पूरी क्या बन रही है, सी बन रही है, मतलब एफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू सी। हम्म। ऐसे फंक्शन आपको कहां पे मिले थे जहां पे इमेज सी मिल जाए एनालिटिक होने के बाद? किस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था, बोलो? पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम। वेरी गुड, वेरी गुड। पिकार्ड थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था कि यदि फंक्शन मेरा एंटायर हो जाए तो उसका जो रेंज सेट है वो या तो सी बनेगा या सी माइनस सम, सी माइनस अ सिंगल पॉइंट, पॉइंट। हाँ, जो भी सिंगल वही पॉसिबिलिटी थी। आपने क्या करा, सी का सी बना दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस ऐसा फंक्शन उठाना है। अब यदि u इक्वल टू सी हो जाए तो बात ही खत्म हो गई। फिर हमें क्या करना, अब हमें जो अपना दिमाग चलाना है, एक ऐसा फंक्शन लेके आओ जो सी से सी पे डिफाइन हो। पहली बात, एंटायर हो गया। बट यदि तुम सी के अंदर से थोड़े से पॉइंट निकाल भी दो तो भी वो पूरी की पूरी इमेज सी बनाए, ऐसा कब पॉसिबल है?
यदि मैं इसके Great अंदर से Picard. सी के अंदर से कुछ पॉइंट रिमूव कर दूं और मैं कह रहा हूं कि रेंज सेट तब भी आपका सी है पूरा, तो ऐसा कब पॉसिबल है? नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई, सोचो बताओ। अगर फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो वॉइस नहीं आ रही है सौगत तुम्हारी। सर ये वाला तो शायद ग्रेट पिकार्ड में बताया था ना, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी के नेबरहुड में। ये तो फिर एनालिटिक कहाँ रह जाएगा फंक्शन? यस सर। है ना, और वहां पे एक वैल्यू स्किप कर सकता है। वैसे आप एक चीज कर सकते हो, साइन 1/z ले सकते हो, है ना, और जो u है वो आप ऐसा ले लो। पूरा का पूरा इमेज क्या बन हेलो जाएगा? यस। सर आप सुने दे रहा है ना? आवाज तुम्हारी कट कट के आ रही है, नेटवर्क वीक है। ठीक है, म्यूट रखो। एक तो आप ऐसा फंक्शन सोच सकते हो, जो हमारी पिकार्ड ग्रेड थ्योरम थी उसके अंदर हमने बात करी थी कि यदि आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसके पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो, तो उस सिंगुलैरिटी के नेबरहुड में फंक्शन ईच कॉम्प्लेक्स वैल्यू के नियर में जा सकता है एक्सेप्ट पॉसिबली वन वैल्यू एंड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। करेक्ट है इतनी बात, है ना? तो ये तो फंक्शन तुम्हारा कैसा हो गया? एनालिटिक फंक्शन। डोमेन तुम्हारा ये हो गया। ये सेट कैसा है आपका? ओपन है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना? अब देखो एक चीज, ये वाला फंक्शन तुम्हारा एनालिटिक है, ये वाला सेट ओपन है, तो इसकी इमेज क्या आएगी? ओपन की इमेज ओपन आएगी कि नहीं आएगी? ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम आपको केवल इतना चीज बताती है कि फंक्शन एनालिटिक। अब उसने पूरे सी के अंदर एनालिटिक नहीं कहा, आपके डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए। ठीक बात है ये? नहीं है? यस सर। यस सर। एक दूसरी चीज जो मैं आपसे सुनना चाहता था, आपने वो नहीं बताया। मैंने आपसे कहा था कि एंटायर फंक्शन होने के बाद इमेज पूरी की पूरी एज इट इज बनी रहे, या कोई भी सेट मैंने आपको दिया, मैंने उसकी इमेज बता दी आपको। अब मैं कहूं कि यदि सेट के अंदर से, डोमेन के अंदर से मैं कुछ पॉइंट्स बाहर कर दूं बट मेरी इमेज अभी भी यही बनी रहे, ऐसा कब पॉसिबल है? आपने इसका आंसर कर दिया तो आपको इतने सारे फंक्शंस मिल जाएंगे दुनिया भर के। बताइए ऐसा कब पॉसिबल है? जब एफ को रेस्ट्रिक्ट करें। नहीं। दोबारा से सुनो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन और एक बार कहिए ना। रिपीट हाँ, करिए। दोबारा से सुनिए। आपके पास एक फंक्शन है f, किसी सेट u पे डिफाइन है, u से लेके c पे, आपने fu निकाल दिया। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, u के अंदर से आपने एक पॉइंट निकाल दिया z0, दूसरा पॉइंट निकाल दिया z1, तीसरा पॉइंट निकाल दिया z2, ठीक है, फिर चौथा पॉइंट निकाल दिया z3, और मैं कह रहा हूं कि इसकी इमेज जब तुम बनाने जा रहे हो f ऑफ दिस सेट, वो भी fu के बराबर आ रही है। तो ये फंक्शन किस तरह की प्रॉपर्टी रखता होगा? इस फंक्शन के बारे में कुछ बता सकते हो आप मुझे या नहीं बता सकते? एनालिटिक फंक्शन। सर फाइनाइट सर, वैल्यू multi स्किप कर valued रहे हैं। आइडेंटिकली सी नहीं, एनालिटिक्स से आगे बताओ। जीरो आइडेंटिकली नहीं, ऐसा क्यों? सर वो सेम बन रहा है इसलिए। फाइनाइट सिंगुलैरिटी। नहीं सर मल्टी वैल्यूड। ना, मल्टी वैल्यूड होगा तो फंक्शन ही कैसे हो जाएगा? और बताओ। सर एक से ज्यादा वैल्यू स्किप कर रहा है तो फिर नॉन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। और थोड़ा सा सोचो। तुम एक चीज समझ रहे हो? तुमने कहा कि सर ये वाला पॉइंट निकाल दिया, ये वाला पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया, बट आपके सेट से
ये बाहर नहीं हुआ, FZ0, FZ1, FZ2, FZ3, तभी तो आपका FU बन रहा है। जब आपने ये Z0, Z1, Z2, Z3 ये बाहर निकाल दिए, बट ये वाली वैल्यू अभी भी बाहर नहीं गई, तो क्यों नहीं गई? सर रिमूवल सिंगुलैरिटी है वहां पे। हे भगवान, लिमिट पॉइंट वाली। अरे भैया जब सर तुमने पॉलिनोमियल point- ले लें क्या? क्योंकि F on 2 है। नहीं, ग्रेड और तो दोबारा नहीं। से सुन लो, और दोबारा से सुन लो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एक तुम्हारा फंक्शन है, तुमने F1 पे वैल्यू निकाली, कुछ वैल्यू मिली, F2 पे वैल्यू निकाली, या FZ0 पे वैल्यू निकाली, कुछ वैल्यू मिल गई, FZ1 पे वैल्यू निकाली, कुछ वैल्यू मिल गई। मैंने कहा FZ0 वाली वैल्यू को हटा दो, बट ये फिर भी तुम्हारे सेट में है वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? हेलो सर, am I audible now? हाँ हाँ बोलो। हाँ, कह रहा हूँ कि सर 4 पॉइंट आपने डोमेन से निकाला है, तो सर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 ग्रेटर देन 4 अरे विल भैया नहीं होगा, डू द जॉब फॉर। चुप हो जाओ अब तुम सारे के सारे। जब तुम FZ0 वाली वैल्यू को बाहर निकाल रहे हो, बट तुम कह रहे हो रेंज के अंदर अभी भी है, तो किसी और पॉइंट पे नहीं मिल रही होगी। यस चारू बिल्कुल सही, F इज नॉट 11, F11 नहीं है। 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल रहे हैं Z1 और Z2 जो डिफरेंट नहीं है, बट इस पे वैल्यू डिफरेंट है। आप Z1 को बाहर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Z2 वाले ने FZ1 दे दिया। समझ में आई बात? अच्छा यस यस। सर। भाई जब तुम कह रहे हो कि सर तुमने स्लीप कुछ- 1 पे तो सर कहा तो था कि on 2 है, कोई ना सर कोई तो श्री- प्री इमेज फिर मिलेगी ही ना। नहीं नहीं नहीं, हम ये प्री कह रहे इमेज ही हैं, तो हुई। अरे पांडे जी सुनो, हम ये कह रहे हैं उस फंक्शन के पास क्या प्रॉपर्टी होगी। अच्छा सर। प्री इमेज ये तो कंफर्म हो गया, ऑन टू हो गया। हम ये पूछ रहे हैं आप जब फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने जाओगे तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे कैसे? कैसे सोचोगे कि कौन सा फंक्शन मैं लूं जिसमें u इज इक्वल टू सी भी ना हो, बट जो इमेज है वो पूरी की पूरी मेरी सी बन रही हो? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा फंक्शन लूंगा जो 1 1 नहीं होगा। आपने fz इक्वल टू जेड लिया, आपको u इज इक्वल टू सी ही लेना पड़ेगा। भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अब अनम्यूट मत करना तुम, ठीक है? समझ में आई बात? तो यहां से मैं ऐसे फंक्शन लूंगा जो मेरे 1 1 नहीं है। जैसे आपने e टू दी पावर z ले लिया, आपने साइन z ले लिया, आपने कॉस z ले लिया, आपने z स्क्वायर ले लिया। z स्क्वायर लिया आपने, c के अंदर से आप माइनस वाले सारे के सारे बाहर कर दो, माइनस का नेचुरल नंबर। सेट आपका ओपन है या नहीं है? यस? तो मैं भी तो कह रहा हूं 1 1 हो गया तो फिर पूरा का पूरा सी ही आएगा। यदि फंक्शन 1 1 हो गया तो u इज इक्वल टू फिर तो सी ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको और कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है? 1 1 आपने कह दिया, ऑन टू उसने दे दिया, तो क्या हुआ? 1 1 ऑन टू नहीं हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, यस सर। है ना? यानी कि f ऑफ f इनवर्स आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, ठीक है? वो चीज अलग हो गई। अब यहां से हम एक चीज और देखिए, जेड स्क्वायर लिया आपने, c माइनस एन की बात पूछ रहा था मैं, माइनस एन मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर्स आपने बाहर करे, ये ओपन सेट मिला या नहीं मिला? मिल गया ना, क्योंकि n कैसा है, क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है सर। क्लोज है। आइसोलेटेड सेट है, क्लोज है, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो c माइनस एन तो ओपन होगा, है ना? पंक्चर हो गए बहुत सारी जगह। साइन जेड है, आप z इक्वल टू एन पाई ये सारी वैल्यू निकाल लो, बस जीरो छोड़ देना, n नॉट इक्वल टू 0 c के अंदर से। अभी कुछ फर्क पड़ा इसे? आपने कितने सारे पॉइंट माइनस कर दिए, ये आपका u सेट हो गया। तो क्या u को इक्वल होना जरूरी है? जब आपका फंक्शन सेट आपका u ओपन है, f आपका एनालिटिक है,
आप कह रहे हो एफ ऑन टू है, यानी कि पूरे के पूरे सी पे जाके मैप हो रहा है, हर पॉइंट के लिए आपको प्री इमेज मिल रही है। अभी एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, और ऐसे फंक्शन जो एंटायर, वरना तो साइन 1/z से डिस्कार्ड हो गया पूरा। ठीक है, तो क्या आपको u इक्वल टू सी की जरूरत है? नहीं है। नहीं सर, यू कम भी रहेगा तो हो जाएगा ऑन टू। u यदि c से लेस भी होगा तो भी हो जाएगा, राइट। तो ये वाला इसका गलत है, ये इसका सही है। समझ में आया जी सभी के कि पॉइंट क्या होना चाहिए था? पॉइंट आपका ये होना चाहिए था कि सर यदि हम कुछ पॉइंट्स रिमूव कर रहे हैं बट रेंज में से वो पॉइंट रिमूव नहीं हो रहे हैं उसकी इमेजेस, तो सिंपल सी बात है, कुछ अदर पॉइंट्स पे उन वाली वैल्यूज को, अदर पॉइंट्स पे वो वाली वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही होंगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। एफ यदि ऑन टू हो जाए तो F11 होगा। यस, ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं? ये ऑन टू तो है, ये वाला नहीं है, e⁻z नहीं है ना, क्योंकि इसमें जीरो की प्री इमेज नहीं मिलेगी। साइन जेड है, कोस जेड है, जेड स्क्वायर है, या कोई भी पॉलिनोमियल लेके आ जाओ तुम, ठीक है, 1 डिग्री से ज्यादा, तो सब मेरे कैसे मिल जाएंगे? ऑन टू मिल जाएंगे कि नहीं? 1 होना जरूरी है? नहीं, नो सर। ठीक है, No. ये भी गलत। अब आते हैं लास्ट पे। इफ FU इज क्लोज्ड इन C, then FU is connected। यदि आपसे कहा गया है कि FU से लेके C पे एक एनालिटिक फंक्शन है और U आपका ओपन है, तो आपको दो चीजें पता है कि भाई U आपका नॉन कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो FU कैसा मिलेगा? ओपन। 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 और उसने कहा है कि इफ FU इज क्लोज, तो ओपन और क्लोज दोनों सेट क्या हो जाते हैं? या तो होगा एम्प्टी या होगा C। सी। तो FU इज इक्वल टू क्या हो गया? C के इक्वल। तो C कैसा है? कनेक्टेड है, यस सर। राइट। और F आपका कांस्टेंट हो गया, तो फिर FU कनेक्टेड आ ही गया, है ना। F यदि आपका कांस्टेंट हुआ तो फिर आपको कनेक्टेड मिल ही गया। तो क्या ये ऑप्शन सही है? यस सर। सर काल वाला एग्जांपल ले लीजिए तो फॉल्स हो गया। रुको रुको रुको, अभी रुको। FU इज क्लोज्ड, यदि मैं ये वाली कंडीशन ना लूं कि ओपन और क्लोज वाली, अभी हम आपसे केवल इतनी बात पूछ रहे हैं, आपको F एनालिटिक दिया गया है U के अंदर और FU आपका क्लोज्ड है, तो F के बारे में आप क्या बता सकते हैं? FU आपका क्लोज है। अभी तो मैं कहां से चल रहा था? अभी तो फॉरवर्ड चल रहा था, है ना। F को मैंने कांस्टेंट ले लिया, F को नॉन कांस्टेंट ले लिया, और फिर मैं बोल रहा था कि वो ओपन मैपिंग थ्योरम से ऐसी कंडीशन फॉलो होगी। बट आपको ये नहीं बताया गया ना कि F कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है। अब हमें उल्टा चलना है कि F आपका ओपन सेट पे डिफाइन है, ठीक है, टू C, और FU आपका क्लोज है। FU आपका क्लोज है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है? सर कांस्टेंट होगा। अगर हाँ क्लोज्ड है तो कांस्टेंट होगा हमारा फंक्शन। अच्छा, सर यही तो था कि अगर ओपन है तो नॉन कांस्टेंट होता है। एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि यदि F आपका नॉन कांस्टेंट हो, तो नॉन कांस्टेंट होने पे आपको इमेज कैसी मिलेगी? ओपन मिलेगी, ओपन। ठीक है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि U को आप कैसा सेट लेके चल रहे हैं? U को आप एक सिंगल सेट लेके चल रहे हैं या यूनियन ऑफ सेट्स लेके चल रहे हैं? यदि आप यूनियन ऑफ सेट्स लेके चले तो हो जाएगी गड़बड़, और यदि U को आप एक ही सेट लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप दूसरी एक थ्योरम यूज करना चाहो कि डोमेन को डोमेन पे मैप करता है, ठीक है, तो U यदि ओपन के साथ कनेक्टेड भी हो जाए तो ये कंफर्म है कि FU आपका कनेक्टेड ही आएगा। समझ में आई बात?
बट Yes, यदि sir. यू आपका डोमेन नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एफ यू क्लोज आ जाए। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि उसने आपको ओपन सेट दिया है, ओपन एंड कनेक्टेड नहीं कहा। आपको मैंने एक सेट ये दिया, एक सेट ये दिया, इस वाले सेट पे फंक्शन मैंने 1 डिफाइन कर दिया, इस वाले सेट पे फंक्शन 2 डिफाइन कर दिया, और ये दोनों के दोनों सेट ओपन है, तो ए यूनियन बी कैसा हो गया? ओपन हो गया। ठीक बात है। तो यू सेट आपका क्या है? ए यूनियन बी के इक्वल। दिस यू इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए इज ओपन, बी इज ओपन, सो यू इज ओपन, एंड फंक्शन इज व्हाट? नॉन कांस्टेंट, बट इंडिविजुअली इट इज नॉट नॉन कांस्टेंट। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. एफ इज नॉट 1 1। ठीक है। एफ यदि 1 1 हो जाए, अब देखो यहां से एक चीज और पता चल रही है, यदि तुम्हें यू के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि वो डोमेन देके रखा है कि नहीं रखा, तो एफ का 1 1 होना आपको बता देगा कि वो कंप्लीटली नॉन कांस्टेंट है। वो इवन ये जो आपने ये बना रखे हैं, यूनियन करके सेट बना रखे हैं, इन पे भी वो कैसा रहेगा? नॉन कांस्टेंट रहेगा। इसकी इमेज क्या मिल रही है आपको? 1 2 क्लोज है या नहीं है? है सर। Yes, sir. फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट भी है, बट ओपन मैपिंग थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब ओपन क्योंकि मैपिंग थ्योरम अप्लाई individual होने जाओगे तो आप इस पे भी तो करोगे ओपन मैपिंग, individual इस पे भी तो section. करोगे। जब इन पे नहीं हो रही और इस पूरे कंबाइन पे कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सभी को? तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बट यदि वो यहाँ पे डोमेन बोल दे, तो हाँ बोलिए। तो फिर सर ये जो ओपन मैपिंग थ्योरम है उसमें तो कनेक्टेड भी देना चाहिए डेफिनेशन में। नहीं नहीं, सुनिए मैंने क्या कहा है। दूसरा जो उसकी कॉरोलरी है, उसकी कॉरोलरी यही बोलती है कि डोमेन को डोमेन पे मैप करता है, डोमेन को डोमेन पे मैप करता है। ठीक है, ये हमें यूज करना होता है। बट यदि वो यहाँ पे डोमेन ना दे तो भी तो काम होता है। कल मैंने बताया था कि नहीं, यहाँ पे z ले लिया, यहाँ पे z स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने z लिया, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ओपन सेट है। ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है कि आप का जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा? ओपन होगा। सेकंड वाले में आपका नॉन कांस्टेंट है, ओपन मिला, ठीक है, तो ओपन मिल गया। ओपन यूनियन ओपन कैसा होगा? ओपन होगा, तो इमेज भी क्या होगी? ओपन होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यदि वो डोमेन कह के रख दे, अब एक चीज और समझिएगा, उसने आपको राइट हैंड साइड में दिया है कनेक्टेड। हमें ये पता है कि अंडर एनालिटिक मैप कॉन्टिन्यूस मैप बनता है, और कॉन्टिन्यूस मैप आपकी कनेक्टेडनेस भी प्रिजर्व करता है और कॉम्पैक्टनेस भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, उसने कहा है कि आपका जो इमेज मिल रहा है वो कनेक्टेड है। अब इमेज कनेक्टेड ऐसे भी हो सकती थी कि यहाँ पे भी 1 दे दे, यहाँ पे भी 1 दे दे, तो फिर तो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करके रख दो, आप कैसा भी ओपन सेट दो, इमेज हमेशा मुझे कैसे मिल जाएगी? कनेक्टेड मिल जाएगी, है ना। बट यदि आप सिंगलटन से बड़ा लेंगे सेट तो कैसा मिलेगा? फिर वो मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कि कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आई बात? तो फिर मुझे इधर की तरफ क्या लेना पड़ेगा? इधर की तरफ लेना पड़ेगा डोमेन। अब क्यों लेना पड़ेगा? देखो, यदि मैं इधर आपको, क्योंकि ओपन की बात कर रखी है, ओपन के साथ 2 ही काम हो सकते हैं, ओपन डिसकनेक्टेड हो सकते हैं या ओपन कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ओपन कनेक्टेड हो गया तो क्या बनेगा? डोमेन। और डोमेन की इमेज हमने क्या बताई है आपको? डोमेन, करेक्ट। मतलब ओपन कनेक्टेड की इमेज ओपन कनेक्टेड। आप कह रहे हो नहीं जी हमारा एफ यू कनेक्टेड है, तो बताओ, नहीं एफ यू मेरा क्लोज्ड है, एफ यू मेरा क्लोज है। डोमेन की इमेज, डोमेन मुझे यहां से पता चल गई, तो कैसे मिल गई? ओपन प्लस कनेक्टेड।
और आपने कहा नहीं जी मेरी तो ये ओपन के साथ क्लोज भी मिल रही है, तो ऐसा कौन सा सेट जो ओपन और क्लोज दोनों और सी के अंदर, इटसेल्फ सी। यस सर। राइट। सर एम्प्टी सेट भी तो होता है। हाँ तो क्या रेंज के अंदर एम्प्टी आ जाएगा? नो फंक्शन सर, कहाँ से नो, डिफाइन करोगे? नो सर। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं फिर मैं, हाँ फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका एफ यू है वो कैसा है, एफ यू आपका पूरा का पूरा सी बन जाएगा। फिर मुझे कनेक्टेड कहने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि कनेक्टेड की इमेज तो कनेक्टेड मिल गई है ना। फिर वो ये पूछेगी आपसे देन एफ यू इज इक्वल टू सी, या आपसे ये पूछ ले कि एफ इज ओन टू। चलो एक चीज और पूछता हूं मैं इसी के अंदर, फिफ्थ, इफ U is a domain and FU is closed, then this imply F is onto। ये ऑप्शन सही है या नहीं है? हाँ जी तो गलत है सर, गलत है। बताओ जरा, फंक्शन है ऐसा? तो कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए। नहीं, नॉन, चलो इसमें एक चीज और हम ऐड कर लेते हैं। कनेक्टेड के साथ हमने यदि कांस्टेंट ले लिया है ना, कांस्टेंट ले लिया तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यू मेरा डोमेन होगा, ओपन कनेक्टेड को ओपन कनेक्टेड पे लेके चला जाएगा। ठीक है, एक चीज और कर लो। क्या बताऊं मैं कि इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है। कैसे लिखूं इस चीज को? ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी बोल रहा हूं मैं, नॉट कार्डिनलिटी। सिंगलटन सेट। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि एफ यू इज नॉट इक्वल टू अ सिंगलटन। ठीक है, एंड वेयर जेड नॉट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्बिटरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सर तब भी तो फॉल्स हो जाएगा सर। हाँ क्यों हो जाएगा फॉल्स, अब बता दो तुम। क्यों? वो काल वाला एग्जाम को हो, आपने डोमेन बोला है ना। अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, एक मिनट। हाँ यदि मैं ये कह रहा हूं कि एफ मेरा क्लोज सेट है, बट हाँ क्लोज सेट है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, यू मेरा डोमेन है, डोमेन की इमेज क्या होगी, अंडर एनालिटिक, अंडर एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, डोमेन कहां पे कनेक्ट होगा, डोमेन पे। अब आपका फंक्शन चाहे तो कांस्टेंट हो चाहे नॉन कांस्टेंट हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। एनालिटिक फंक्शन में आपके डोमेन की इमेज डोमेन होगी। नहीं, एक चीज और, कांस्टेंट हो गया तो फिर मेरा डोमेन की इमेज डोमेन नहीं होगी। नॉन कांस्टेंट के लिए ही बात कर रही हैं हम कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन डोमेन को डोमेन पे मैप करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यू डोमेन दिया गया, तो मुझे ये पता चला कि डोमेन की इमेज डोमेन होगी जब फंक्शन मेरा नॉन कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट हो गया तो क्या आ जाएगी, सिंगलटन आ जाएगी। आपने पहले से ही कहा है कि एफ यू आपका क्लोज है, बट इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट है तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, क्या होगा, नॉन कांस्टेंट होगा। नॉन कांस्टेंट हुआ तो डोमेन को कहां पे मैप करता है, डोमेन पे, और डोमेन कैसा होता है, ओपन कनेक्टेड। आपने साथ में ये भी दे रखा है कि जो एफ यू है वो क्लोज भी है, तो ओपन के साथ क्या हुआ, क्लोज भी हो गया। अब हाँ ऐसा सेट कौन सा हो जाएगा। कि जो ओपन और क्लोज दोनों, सी।
तो एफ यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी के, और एफ यू इज इक्वल टू सी के हो गया, तो एफ कैसा हो गया, ऑन टू। समझ में आई बात सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पे और भी कुछ एनालिसिस कर सकते हो, एक दो ऑप्शन और जनरेट कर सकते हो इसी एनालिसिस से आगे। ठीक है, कि हम और एफ पे क्या कंडीशन बता सकते हैं, हम इसी चीज को कैसे बता सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता सकते हो, इफ एफ इज 1 1 एंड एफ यू इज क्लोज्ड, इसी वाले ऑप्शन से, फर्स्ट वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एफ आपका 1 1 हो जाए और एफ यू आपका क्लोज हो जाए। अब तो बोल दोगे, अब तो तुम्हें मोर देन 1 की भी जरूरत नहीं है ना। देन दिस इंप्लाई एफ इज ऑन टू। सही बात है ना, ये नहीं, एफ 1 1 है, इसने प्रूव कर दिया कि फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब नॉन कांस्टेंट फंक्शन ओपन सेट को कहां ले जाके मैप करते हैं, ओपन पे। ठीक, तो आपकी इमेज कैसी आ गई, ओपन आ गई। साथ में आपने कहा कि एफ यू क्लोज। अब ऐसा सेट कौन सा जो एफ जो क्लोज और ओपन दोनों, या तो एम्प्टी या सी। तो क्या होगा, एम्प्टी हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे डोमेन की भी जरूरत नहीं है। देखा, 2 क्वेश्चन बन गए बढ़िया वाले। चलो जी, अब इससे नेक्स्ट आते हैं। Consider the function f c to c given by fz equal to e to the power z. Which of the following is false? इनमें से कौन सा false है, हमें ये बताना है। सबसे पहले उसने कहा है कि पहले तो ये बताओ, ये सेट उसने क्या बना के दे रखे हैं, f लिख के दे रखा उसने, ये क्या है, ये डोमेन के मेंबर है या को डोमेन के? डोमेन का सर, सेट ही है ना, डोमेन के मेंबर है ये। सेट नहीं है। ये एफ के साथ लगा के दे रखा है, ये रेंज है। हाँ नहीं 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 सर, अंदर वाला सेट का बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो कोडोमेन हमने का तो है। इसके लिए पूछा भाई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो कोडोमेन का है। ठीक, ये सारे के सारे हैं आपके कोडोमेन के मेंबर्स, कोडोमेन के सबसेट बोल सकते हो। तो हमें ये देखना है कि एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड है, कैसा फंक्शन है आपका, एंटायर नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे उसने सेट बना के दिया है आपको ओपन, यहाँ पे बना के दिया है क्लोज, यहाँ पे बना के दिया है क्लोज, और यहाँ पे बना के दिया है ओपन अनबाउंडेड। ठीक, तो अब आप मुझे ये बताइए, ओपन सेट को सबसे पहले हम ओपन की ही बात करें, ओपन को कहाँ ले जाके मैप करेगा, ओपन सेट पे। ओपन पे ओपन। बाई ओपन मैपिंग थ्योरम। यस सर। ठीक, उसने कहा है कि जो आपका इमेज मिल रही है इस वाले सेट की, दैट इज नॉट एन ओपन सेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? रॉन्ग, फॉल्स। रॉन्ग है सर, ओपन है। उसने फॉल्स ही पूछा था, तो सही तो मेरा पहला हो गया। यस। अब लास्ट वाले की बात करो जरा। यदि आपके पास अनबाउंडेड सेट मिल रहा है और वो भी है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, तो आपको एफ जेड कैसा मिलेगा इस वाले सेट पे? अनबाउंडेड ही तो मिलेगा बस। कैसे, ये और बता दो जरा। सर एक से बड़ा मतलब हो सकता है ना सर, जितना भी वो दोनों केस हो सकते हैं, बाउंडेड बाउंडेड दोनों हम- में। ओपन ये बात तो ठीक तो है, दिया यदि ही। वो ये ना दे तो वो पूछे कि एफ अनबाउंडेड सेट की इमेज कैसी होगी, तो वो दोनों ही हो सकती है, वो बाउंडेड भी हो सकती है, अनबाउंडेड भी हो सकती है, आपके पास एक काम यस सर। है ना, और हाँ, ई टू द पावर जेड ही है। बट उसने अब तो आपको सेट डिफाइन करके दिया है, इस सेट के लिए आप कैसे बताओगे कि ये अनबाउंडेड होगा या बाउंडेड होगा? यदि बाउंडेड है तो आप ये दिखाओगे कि जी एफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आया, ई टू द पावर जेड। इसका मॉडुलस क्या है, ई टू द पावर एक्स। इस वाले सेट में एक्स कैसा है, बाउंडेड की अनबाउंडेड? अनबाउंडेड है सर। अनबाउंडेड है सर। सर जब एक्स अनबाउंडेड है तो ये वाली वैल्यू भी अनबाउंडेड आएगी, यस सर।
और जब ये वाली वैल्यू अनबाउंडेड आएगी तो एफ का मॉडुलस कैसा हो गया, अनबाउंडेड नहीं हो गया, तो एफ कैसा हो गया, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। ठीक है, नहीं चारू, इसमें पता हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जेड है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक, और जेड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ई टू द पावर जेड में जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलैरिटी होती है, असेंशियल। असेंशियल सर। और असेंशियल सिंगुलैरिटी में क्या करता है फंक्शन, जिस पॉइंट पे असेंशियल होती है उसके नेबरहुड में वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के करीब जा सकता है ना। मतलब इसको मैं क्या करूंगा, e टू दी पावर 1/z और z इक्वल टू 0 के नेबरहुड में ये फंक्शन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जा सकता है। तो ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, z टेंस टू इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भी एसेंशियल मिल रही है तो सिंपल सी बात है अनबाउंडेड तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात सभी को, राइट। यस सर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी, ठीक है, जो दो बचे हुए हैं। आपको दिया गया मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, ये सेट कैसा है आपका, कनेक्टेड सर है ना, और क्लोज भी है। यस सर। सर कॉम्पैक्ट है। बाउंडेड भी हो, है ना। कॉम्पैक्ट है एंड अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप कॉम्पैक्टनेस इज प्रिजर्व्ड। ये दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस दोनों की दोनों प्रिजर्व होती हैं। वो कह रहा है कि एक कॉम्पैक्ट सेट दिया, फंक्शन आपका एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, तो कॉन्टिन्यूअस भी है, नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज क्या मिलेगी, कॉम्पैक्ट मिलेगी कि नहीं। और जो कॉम्पैक्ट होगा वो क्या ओपन हो सकता है, नो सर। नो सर। उसने कहा है कि दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। हाँ, तो हम भी यही कह रहे हैं कि ओपन तो होगा ही नहीं वो। यस सर। सही बात है कि नहीं, यस। तो क्या ये तो ट्रू है ना, ये वाला भी ट्रू है। अब इसकी बात कर लो, ये भी कैसा है, मॉड जेड इक्वल टू 1, कॉम्पैक्ट सेट है सर। कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की इमेज कैसी आएगी, कॉम्पैक्ट की तो आएगी। यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, अब जो कॉम्पैक्ट सेट होगा वो क्लोज होगा कि नहीं होगा, सर क्लोज्ड बाउंडेड दोनों होगा। क्लोज्ड भी होगा, बाउंडेड भी क्लोज होगा। लिखा है, क्लोज लिख ले तो भी ठीक है, बाउंडेड लिख ले तो भी ठीक है। हाँ जी सर। तो क्या हुआ, ये भी ट्रू हुआ। यस फॉल्स सर। कौन सा हुआ, केवल फर्स्ट वाला। समझ में आया सभी को। सर कॉम्पैक्ट सेट को क्लोज्ड एंड बाउंडेड रियल नंबर में हाइन-बोरल थ्योरम के थ्रू कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं मीट्रिक स्पेस में, ठीक है, सी में भी बोल सकते हैं, आरएन में हाँ भी बोल सकते मतलब यूक्लिडियन स्पेस में बोल सकते हैं। हैं। हाँ ठीक है जी, तो यूक्लिडियन स्पेस तो आरएन ही है ना। आरएन ना, हाँ Yes. सी का टोपोलॉजी आरएन से ही आता है, जो मतलब हमारा R2। सी, जो हमारा सी है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू R2 है ना। इसमें Yes, जो भी yes. आपके ऑपरेशंस लगते हैं वो जैसे हम R2 पे डिफाइन कर देते हैं, बस एक प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन अलग से। यस सर, ठीक है, यस। तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारा, ये मतलब इन जनरल हमारा यूज हो जाता है कि जो अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, चलिए जी, ये वाला तो हो गया था हमारा। ये वाला मैंने आपको करने के लिए दिया था, कर लिया सभी ने या नहीं हुआ। उसने आपसे कहा है एफ सी टू सी एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन दिया गया है, लेट इमेज एफ इज इक्वल टू दिस, इमेज का सेट बना के दे दिया। बताओ भाई जरा, एफ सी टू सी दिया है और नॉन कांस्टेंट है और साथ में एंटायर है, क्या बताओगे एफ सी के बारे में, रेंज सेट के बारे में। आइदर होल ऑफ सी और सिंगल पॉइंट लेफ्ट। आप एक पॉइंट छोड़ सकते या हैं। तो सी होगा या सी माइनस सम वैल्यू, एक वैल्यू।
यस सर। बट ये तो कंफर्म है, यदि मैं इनका क्लोजर कर दूं तो क्या मिल गया, पूरा का पूरा सी डेंस हो गए, है ना। अब उसने कहा है कि द इंटीरियर ऑफ इमेज एफ इज एम्प्टी, इन दोनों सेट का इंटीरियर एम्प्टी होगा। ऐसा क्या, मतलब इनमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इनमें दुनिया भर के इंटीरियर पॉइंट है। गलत। इमेज एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये वाला जो सेट है ये हर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दैट पास थ्रू ओरिजिन। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर, ट्रू। ट्रू होगा सर। ट्रू। जब तुमने पूरा का पूरा सी दे दिया, या सी में से तुम चलो e टू द पावर z ले लो, तो तुमने जीरो निकाल भी दिया। अब जीरो निकाल भी दिया तो लाइन तो पास होके जा ही सकती है ना, ये वाली लाइन है, यहाँ पंक्चर कर रखा है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है, तो हर लाइन को इंटरसेक्ट तो करेगा, राइट। तो ये वाला ट्रू। फिर उसने पूछा है देयर एग्जिस्ट अ डिस्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज, मतलब आपको एक सेट ऐसा मिल जाएगा इसके अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर एक डिस्क ऐसी मिल जाएगी जो इमेज सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी दे। इज इट पॉसिबल? नो नो सर। सर। एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, मतलब इसके अंदर इसका कोई भी मेंबर नहीं है। और कितने मेंबर है इसके अंदर, हाउ मेनी? इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इनफाइनाइट एलिमेंट छोड़ सकता है? नो सर। यदि इनफाइनाइट छोड़ दिए तो फिर क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और आपसे पहले ही नॉन कांस्टेंट बोला है, नॉन कांस्टेंट के केस में बस ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है c माइनस जेड नॉट, तो ये वाला गलत। इमेज f कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यदि ये वाली आ गई तो ठीक है, बट यदि ये वाली आ गई तो सारी लिमिट पॉइंट रखेगी? नहीं सर। नहीं रखेगी। जिस पॉइंट पे पंक्चर हुआ वही वाला पॉइंट उसने छोड़ दिया। फंक्शन आपके पास e टू द पावर z, इसका रेंज सेट बनता है c माइनस जीरो, जीरो इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट बट इट इज नॉट इन द इमेज सेट। तो ये भी इसका फॉल्स हो गया। कौन सा ट्रू है, केवल और केवल सेकंड वाला, इमेज एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं, पहले मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी श्वास लेना में। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल क्या बताते हैं हमें। अभी तक हमने एक चीज पढ़ी है कि जो फंक्शन है वो आपका बाउंडेड हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, एंटायर की बात कर रहे हैं जब हम लिवोलिस से बात कर रहे थे, है ना। डोमेन के अंदर हमें कब पता चला कांस्टेंट का? हाँ जी, किसी डोमेन के अंदर जो सी के इक्वल नहीं है वहां पे कांस्टेंट आप कैसे बताते थे? सर अगर उसका रियल सर- पार्ट या फिर इमेजिनरी सर डेरिवेटिव अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि मेरे पास एक डी डोमेन दे रखा है और इस पे मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तो मैं कैसे कैसे बता सकता हूं कि फंक्शन कांस्टेंट होगा? पहला, क्लोज्ड आएगा इमेज, एफ डैश जीरो हो जाए, है ना। दूसरा, जो मेरी, हाँ वाजिब, डी डोमेन दे रखा है, बहुत बढ़िया, इमेज मेरी कैसी आ जाए, क्लोज आ जाए। ठीक है ना, ये भी बोल सकता हूं कि नहीं? भाई यहाँ पे डोमेन दे रखा है, तुमने ओपन कनेक्टेड सेट एनालिटिक फंक्शन दिया और इमेज तुमने क्लोज कर दी, तो ऐसा कब हो सकता है? यदि नॉन कांस्टेंट होता तो ओपन की इमेज ओपन मिलती। तब तो सर पूरा सी को ऑक्यूपाई कर लेता। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, इसमें मेरी एक समस्या है, एक समस्या है। मैं इसे कहूं कि डी इज नहीं, डी मेरा ओपन डोमेन नहीं जी, नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, है ना, हाँ ये नहीं कह सकता।
क्यों नहीं कह सकता? देखो, मॉड जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 कैसा है? डोमेन है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। ओपन कनेक्टेड है? हाँ डोमेन तो है। एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड एनालिटिक है। हाँ और और पूरा यार ये सी जो इमेज है एफ तो जेड होल ऑफ सी क्या बन गई? सी है ना, पूरी की पूरी सी आ गई, क्लोज आ गई, है ना। तो हमें मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो इमेज है वो पूरी की पूरी सी ना बने। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई यदि तुम्हें क्लोज सेट चाहिए, डोमेन है ओपन कनेक्टेड एनालिटिक, तो ओपन कनेक्टेड में यदि आपने नॉन कांस्टेंट लिया तो आपको ओपन ही इमेज मिलेगी। बट आप कह रहे हो कि इमेज आपकी क्लोज मिल रही है, तो यदि पूरा का पूरा सी हो गया तो आपके पास फंक्शन मिल सकते हैं। बट आप दूसरी चीज कहो कि नहीं जी पूरा सी भी नहीं है, तो फिर ये कंफर्म है कि आपका फंक्शन कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है सर नॉट ओपन भी बोल सकते हैं ना? सर इमेज अगर क्लोज बाउंडेड हो जाए तो हो जाएगा, क्लोज एंड बाउंडेड। हाँ, क्लोज बाउंडेड आप हो जाए तो फिर तो वो ये सी कांस्टेंट हो की जाए। इक्वल नहीं हो सकती, है ना। हाँ ये बोल सकते हैं कि जो आपका एफ जेड है वो कैसा हो जाए, एक तो क्लोज हो जाए, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट लिख दो। अब ठीक है, अभी से मुझे एक बार और वेरीफाई करना पड़ेगा, बट ये लग रहा है सही मुझे। और क्या बताया हमने कि जी इसका रियल पार्ट एफ जेड वो कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसका इमेजिनरी sir. पार्ट एफ जेड कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट हो जाए, मॉड एफ हो इसका जाए, मॉड एफ आर्गुमेंट हो कांस्टेंट हो जाए, जाए, इसका आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट हो जाए। तो ये कंडीशन मुझे पता चली अपार्ट फ्रॉम एंटायर फंक्शन कि आपके पास एनालिटिक फंक्शन दिया गया है, तो आप उसे किस किस सिचुएशन में ये बता सकते हैं कि एफ जेड आपका कांस्टेंट होगा। डेरिवेटिव पूरे डोमेन पे 0 हो जाए, है ना, बट डोमेन आपका कैसा है, ओपन कनेक्टेड। यदि मैं ओपन ओपन करके रख दूं तो फिर मेरे पास एग्जांपल आ जाता है 1 और 2 वाला, है ना। फंक्शन मेरा कांस्टेंट नहीं है बट डेरिवेटिव 0 है, क्यों? आपका वो डोमेन नहीं है। ओके, रियल पार्ट आपका 0 हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो जाए, मॉड एफ हो जाए, आर्ग्यूमेंट आपका कांस्टेंट हो जाए, तो यहां से आपको पता चल जाता है फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे 1 मिनट और रुक जाओ जरा। एफ जेड यदि तुमने कॉम्पैक्ट कह दिया, यहां से हम लेके चलें एफ आपका एनालिटिक, दो केस बने, या तो नॉन कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट हो गया। नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट में आपका ओपन की इमेज ओपन आती, ठीक है, और आपने ये भी कहा है कि कॉम्पैक्ट है, तो ये ओपन भी हो गई और क्लोज भी हो गई, तो ये सी के इक्वल नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसा कौन सा सेट जो नहीं सर, मतलब ओपन और क्लोज दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, है ना। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लोजनेस क्योंकि यहाँ पे मिलेगी, क्लोजनेस मिलेगी तो आपको नहीं सर नहीं होगा सर, ओपन तो नहीं होगा ना, सिंगलटन सेट तो ओपन नहीं होता है। नहीं नहीं, तो वो चीज कहेंगे भी नहीं ना। जब हमारा नॉन कांस्टेंट फंक्शन रहेगा तो सिंगलटन क्यों मिलेगा? सिंगलटन नहीं मिलेगा ना। और यदि सिंगलटन मिल रहा है तो फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट नहीं होगा, फंक्शन कैसा होगा फिर, कांस्टेंट होगा। ठीक बात है बट या सर नहीं? हाँ अब सर वो तो ठीक है, अगर कांस्टेंट हो जाए बट डोमेन दिया है तो ओपन को तो ओपन में ही ले जाएगा ना। क्यों? कांस्टेंट हो जाए फंक्शन और डोमेन लिया है तो डोमेन को डोमेन पे क्यों लेके जाएगा? नॉन कांस्टेंट एनालिटिक हाँ ठीक है ठीक मैप है ठीक है डोमेन ठीक टू है। डोमेन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनका रेस्ट करो आप, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, तो इस वाले केस में ठीक है, मैं एक बार और सोच लूंगा। वैसे अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा हो जाएगा, है ना, लॉजिक भी हमारा सही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ये दो चीजें हैं, क्या कहती हैं वो सुनिएगा। उसने कहा कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी देन मॉड एफ जेड कैन नॉट अटेन अ मैक्सिमम इन डी अनलेस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? आपके पास एक फंक्शन है एफ जेड और ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है।
और इसकी आपने कही कि कुछ मैक्सिमम वैल्यू है से m। अब उसने ये कहा है कि आपको अपने डोमेन के अंदर एक भी z0 डज नॉट बिलोंग्स टू, देयर डज नॉट exist z0 belongs to D such that mod of fz0 is equal to m, and if does so, if there exists a point in domain such that mod of fz is equal to m, then for sure fz is constant। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, मतलब उसने ये कहा है कि आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, एक डोमेन दिया है, डोमेन मतलब डोमेन ओपन कनेक्टेड, तो जो fz है उसका मैक्सिमम मॉडुलस इनसाइड द डोमेन नहीं मिल सकता जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना हो। उसने ये नहीं बताया कि उसका मैक्सिमम मिलेगा कहां पे, उसने ये कहा है कि इनसाइड में तो नहीं मिल सकता यदि फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, और यदि इनसाइड में मिल गया तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर। राइट। तो अब हम एक चीज और देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अभी रुको, कहीं पे आया हुआ है या नहीं? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो हमने इसका फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ तो कर लिया था, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बचा हुआ था, क्योंकि उसने किस पे बात करी है, u1/2। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू uz, मतलब क्या लिख रहा है, uz इज लेस देन इक्वल टू u1/2। फंक्शन क्या दिया आपको, f, d से लेके c पे, और साथ में उसने कहा है कि fz को उसने पावर सीरीज में लिख दिया, और फिर उसने कहा है कि देन f इज कांस्टेंट इफ इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करे कि f आपका कांस्टेंट मिल जाए, और साथ में d को उसने बताया कि ओपन यूनिट डिस्क है। तो हमें अभी अभी पता चला कि भाई जो fz है, हाँ ठीक है, fz है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड द डोमेन नहीं ले सकता। अब कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू रही होगी फंक्शन की, है ना, हो सकता है फंक्शन अनबाउंडेड भी हो रहा हो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डोमेन है, अभी तो डोमेन की ही बात हो रही है। ठीक, उसने कहा है कि यूजेड आपका बाउंडेड हो रहा है u1/2 से, तो क्या मैं यहां से कोई एक नया फंक्शन ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं जो यूजेड की हेल्प से मुझे बता दे कि देखो एक एनालिटिक फंक्शन मिल गया और उसका मैक्सिमम इनसाइड द डोमेन मिल गया? नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। तुमने मिलेगा तो कांस्टेंट ही मिलेगा। यू की हेल्प से तुमने कोई फंक्शन, नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात नहीं करनी है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो। क्या तुम यहां से एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिससे कि मैं यूजेड पे बात कर सकूं पूरे फंक्शन पे, एक एनालिटिक फंक्शन भी हो और मैं यूजेड की हेल्प से उससे बात कर सकूं? सर दोनों पार्टी सेम है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही सेम है। कहाँ है? मतलब सर क्वेश्चन अपने फिर बताइए तो एक बार, मैं समझा नहीं। तुम्हें पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए थे कि जब आपको एक एनालिटिक फंक्शन दिया जाए और आपको यू पे कंडीशन दी जाए तो आप एफ पे बात करोगे कैसे? करा था या नहीं करा था ये बता दो बस सोच के। तो सर ई टू द एफ जेड लेके चले तो e टू द पावर एफ जेड। इस बच्चे ने तुम्हारे से लेट ज्वाइन करा है सबसे, ठीक है, और तुम सारे के सारे मेजोरिटी सब पहले आए हुए हो। और इस क्वेश्चन को हमने जब u बाउंडेड लेके चला था, वो एंटायर के केस में लिवोलियस थ्योरम लगाई थी, तब बताया था कि e टू द पावर f से बात करेंगे। जब आपको v दे रखा हो तो इसमें i की मल्टीप्लाई करके इसे कुछ चेंज कर लेंगे, जब u प्लस v दे रखा हो तो fz प्लस i fz या fz माइनस i fz करके करेंगे। बताया था या नहीं? यस सर। यस सर।
मतलब दिमाग पे बिल्कुल जोर डालने के लिए ही तैयार नहीं हूं। मैं तो सब कुछ बता ही दूंगा, मेरे बताने से फायदा क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। जब तक आप क्वेश्चन को देख के ये ऑब्जर्व नहीं करोगे कि भाई मुझे जाना किस डायरेक्शन में है, मुझे ये वाली कंडीशन यूज कैसे करनी है, तब तक क्या होगा, क्वेश्चन होने का ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बता दूं, रिजल्ट लिखवा दूं कि ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो कांस्टेंट हो जाएगा, काम खत्म, तुम करोगे। तो जब मुझे एनालिटिक फंक्शन में u पे कंडीशन दे रखी हो या v पे कंडीशन दे रखी हो, तो मैं बात करूंगा e टू द पावर fz की हेल्प से। हमने इसे e टू द पावर fz लिया, क्या मिल गया, e टू द पावर u प्लस iv। ठीक, दोनों तरफ मॉड ले लिया, क्या आ गया, e टू द पावर u आ गया, राइट। जब आपको uz लेस देन 1/2 दिया है, लेस देन इक्वल टू, तो e टू द पावर u, e कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और भी हम बोल सकते हैं, जो e टू द पावर u है ये, ठीक, और e टू द पावर मॉड u, इसमें कुछ रिलेशन बता सकते हो? वैसे तो मेरा काम यहीं से हो जाता है, मुझे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मेरा इंक्रीजिंग है, तो जब uz is less than equal to u 1/2, so e to the power uz is less than equal to e to the power 1/2, so this is less than equal to e to the power 1/2. Yes, because e is increasing function. अब यहाँ पे ये 1/2 कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे z की जगह 1/2 मिलोगे, रखोगे, तो क्या हुआ, e टू दी पावर f 1/2, ठीक है, नहीं, e टू दी पावर fz, इट इज लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर f 1/2। हो गया कि नहीं हो गया? जो आपका फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू जो 1/2 पे मिल रही है, उससे कैसा हो गया, लेस देन इक्वल हो गया। तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? इधर की तरफ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आपका जो fz है, e टू दी पावर fz है, वो पूरे के पूरे डोमेन पे डिफाइन है, डिस्क पे, ओपन डिस्क पे। आप कह रहे हो कि इस डिस्क पे ये जो फंक्शन डिफाइन है, ये वाला फंक्शन हमेशा इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है e टू दी पावर f 1/2, यानी कि ये जो फंक्शन है जो 1/2 पे वैल्यू देता है उससे बाउंडेड है। तो आपको एक डिस्क के अंदर पॉइंट मिल गया 1/2, जिसपे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो क्या नॉन कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है? तो यहां से मुझे क्या पता चला कि यदि इनसाइड वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन होगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, e टू द पावर fz, तो यहां से क्या मिला, e टू द पावर fz इज कांस्टेंट। तो fz इक्वल टू क्या हो गया, log c। समझ में आई बात सभी के या नहीं? यस सर। ठीक है, तो जो भी थ्योरम आप पढ़ रहे हो उसे कैसे अप्लाई करना है, उसे एक बार देखिएगा, उसे प्रोनाउंस करके देखिएगा कि उसकी जो कंडीशंस है वो क्या कह रही हैं आपसे। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को जी? अगर सर यहाँ 1/2 की जगह 1 होता, हाँ, तो नहीं बोल सकते थे, बाउंड्री वाले पॉइंट पे मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि हमारी जो आगे वाली बात है वो यही है कि भाई उसने ये तो कह दिया कि अंदर की तरफ अटेन नहीं कर सकता मैक्सिमम जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना हो, मतलब अंदर अटेन कर रहा होगा तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो फिर बाउंड मिलेगा कहाँ पे, है ना? अंदर तो मिलता नहीं है, अंदर मिल गया तो फंक्शन कांस्टेंट, तो फिर फंक्शन का बाउंड कहाँ पे मिलेगा? और यहाँ पे फंक्शन है आपका कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का बाउंड जब देखना हो तो वो देखते हो आप मॉडुलस से। ठीक है, सो नाउ सपोज दैट f इज एनालिटिक ऑन अ डोमेन D। अभी डोमेन की भी बात कुछ कंफर्म नहीं है कि ये जो डोमेन है आपका ओपन कनेक्टेड तो हो गया, बाउंडेड है या नहीं है, एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन द बाउंड्री। अब उसने एक चीज और लगाई है कि बाउंड्री पे वो कॉन्टिन्यूअस है। बाउंड्री को कैसे दिखाया उसने, डेल्टा D करके। देन बाय फर्स्ट थ्योरम
mod fz cannot attain maximum value in D unless fz is constant. So now we have two questions. First, does mod fz attain it maximum on boundary? क्या उसकी बाउंड्री पे अटेन करेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि बाउंड्री पे आपको वैल्यू नहीं, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि fz आपका बाउंडेड हो गया ऑन D व्हेन mod fz लेस देन इक्वल टू m ऑन D. हाँ वही बात है जो बता रहा था मैं, कि आपको यदि बाउंड्री पे वैल्यू कुछ मिल गई तो क्या आप ये कहेंगे कि पूरे के पूरे डोमेन में उसी वैल्यू से बाउंडेड हो जाएगा फंक्शन? दोबारा से बताता हूं, दो क्वेश्चन मिले मुझे. आपने कहा fz एनालिटिक है D में, तो इनसाइड में वो अपनी मैक्स वैल्यू नहीं रख सकता, कांट हैव मैक्स. ठीक है, यदि रखेगा तो फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट. तो अब बात ये आती है कि ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो कहां रखेगा? तो हमने ये कहा कि जो D डोमेन है आपका, इसकी बाउंड्री पे फंक्शन कैसा है? ऑन डेल्टा D f इज कॉन्टिन्यूअस. मतलब पॉइंट्स पे वैल्यू मिल सकती है आपको. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्या इसका जो मॉड f है, मॉड f मैक्स ऑन डेल्टा D बाउंड्री पे मिलेगा? पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि बाउंड्री पे जो वैल्यू मिली, सपोज मॉड ऑफ fz इट इज लेस देन इक्वल टू m ऑन द बाउंड्री, तो क्या आप इससे ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे डोमेन में ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा? समझ आएगी बात कुछ या नहीं? कि हमारे दो क्वेश्चन क्या हैं. अब इन्हीं दो क्वेश्चन पे बेस्ड हमारी आती है नेक्स्ट थ्योरम, जो है हमारा मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल. थ्योरम के अंदर वो केवल ये कहता है कि आपका डोमेन दिया गया है, उसने बाउंडेड अनबाउंडेड की कोई बात नहीं करी, तो वो इनसाइड में कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर सकता. अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कब होगी और कहां पर होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, सेकेंड पार्ट. इफ fz इज एनालिटिक, अब की बार क्या आ गया? डोमेन कैसा? बाउंडेड D एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स क्लोजर. ठीक है, मतलब इनसाइड में तो कॉन्टिन्यूअस हो गई, साथ में बाउंड्री पॉइंट्स पे और हो गया. देन मॉड fz अटेन्स अ मैक्सिमम ऑन द बाउंड्री. ठीक है, मोरओवर mod fz डज नॉट अटेन अ मैक्सिमम एट एन इंटीरियर पॉइंट अनलेस fz इज कांस्टेंट. अब की बार मुझे ये भी अश्योर हो गया कि जो fz का मैक्सिमम होगा, मैक्स मॉडुलस fz, वो कहाँ होगा? ऑन डेल्टा D होगा, बाउंड्री के किसी पॉइंट पे होगा. ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंड्री के ईच पॉइंट पे जो भी वैल्यू मिल गई वो मैक्सिमम हो गई. बाउंड्री के एक पॉइंट पे मिल सकता है मैक्सिमम, दो पे मिल सकता है, 4 पे मिल सकता है, बट रिवर्स नहीं जा सकता मैं कि जी बाउंड्री के पॉइंट पे आपने आंसर निकाल लिया और वापस से जाके कह दिया जी यही इसका मैक्सिमम है. समझ आई बात? यस सर. ठीक है, बट जब आप बाउंड्री पे मैक्सिमम अश्योर कर रहे हो तो डोमेन आपका कैसा होना चाहिए? डोमेन बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि डोमेन यदि अनबाउंडेड हो गया तो z टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा कि नहीं? और z टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ, एनालिटिक फंक्शन ले लिया, तो आपका एनालिटिक फंक्शन हो सकता है कि z टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी चला जाए. ठीक बात. अब ऐसा भी पॉसिबल है अभी, क्योंकि यहाँ तो डोमेन हमारे दिमाग में जो चल रहा होगा वो डिस्क चल रही होगी पक्का, है ना? बाउंडेड डोमेन की बात करी हमने, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पंक्चर्ड डिस्क हो. यस और नो? डोमेन तो वो भी बना रहेगा, बाउंडेड भी बना रहेगा. अब पंक्चर्ड डिस्क होगी तो इसकी बाउंड्री हो गई 2. अब क्वेश्चन ये आता है कि जी मैक्सिमम कौन सी बाउंड्री पे मिलेगा? अंदर वाली पे कि बाहर वाली पे? बताओ.
क्या उसने यहाँ पे कुछ बात बताई है? सर बताइए कि इंटीरियर हाँ, बस आपको बाउंड्री पे मिलेगा, मुझे नहीं पता कि बाउंड्री अंदर वाली है या बाहर वाली है ना। अब जैसे दो फंक्शन मेरे पास एफ जेड इक्वल टू जेड, एनालिटिक इन द डोमेन और नॉट? यस। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा इसका, अंदर वाली बाउंड्री पे कि बाहर वाली पे? सर कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी मिल सकता है, बहुत सही। सर बाहर वाली। बाहर वाली पे। जब डिस्क बना के दे रहे हो एफ जेड इक्वल टू जेड फंक्शन है, तो जहां जेड का ज्यादा मॉडुलस होगा वहीं तो मिलेगा। ना ना नहीं 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 नहीं, मैं तो फंक्शन देखा नहीं। मैं अगर सर हम 1/z ले ले तो तब तो अच्छा सर, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तब तो हाँ सर मतलब वो अंदर कोई सी भी बाउंड्री पे मिल सकता है। हाँ ठीक है, अब एक दूसरा फंक्शन ले, एफ जेड इक्वल टू 1/z, और इसे 1/2 कर लो। अब इसका मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? अब मिलेगा अंदर वाली बाउंड्री। अंदर वाली बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके फंक्शन पे कि फंक्शन कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर वाली बाउंड्री पे ही मिलेगा या बाहर वाली पे ही मिलेगा, नीड नॉट टू बी नेसेसरी। ठीक है, समझ में आया जी सभी के? तो डोमेन होना चाहिए मेरा बाउंडेड। अब एक क्वेश्चन रह गया मेरा, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, डज मॉड एफ जेड अटेन इट मैक्सिमम ऑन बाउंड्री? यस, बट कब? जब आपका डी कैसा हो, डी आपका बाउंडेड हो। बाउंडेड। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जी तुमने मुझे डोमेन कुछ भी बना के दे दिया और डोमेन की बाउंड्री पे मुझे वैल्यू भी पता चल गई, तो क्या वो वैल्यू मैक्सिमम होगी विदाउट नोइंग दैट कि डी आपका बाउंडेड है कि नहीं है, या डी आपका अनबाउंडेड हो गया? क्योंकि बाउंडेड हो गया तो फिर मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि बाउंड्री पे मैक्सिमम मिलेगा, है ना। बट यदि डोमेन बाउंडेड नहीं है तो फिर मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये वाला एग्जांपल तो मेरा इसी का हो गया कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसा एनुलस बना के दे दिया, ठीक है, और ये मेरे फंक्शन हो गए। तो एक बार आपको बाहर वाली बाउंड्री पे मिल गया, एक बार अंदर वाली पे मिल गया। अब आते हैं से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने फंक्शन लिया एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पे कोई समस्या? नहीं, एंटायर है। आपने जो डोमेन लिया है वो ले लिया तुमने रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। कौन सा पार्ट मिलेगा? सी प्लेन में ये आपका एक्स है, ये वाई है, इसमें आपको कौन सी साइड देगी रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0? राइट साइड। राइट। इस वाले सेट की बाउंड्री क्या होगी? सर वो y x is equal to 0. y एक्सिस, x is equal to 0. हाँ, x is equal to 0, y एक्सिस। अब फंक्शन मेरा है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, ठीक है। अब इसका जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है और मैं बाउंड्री वाली बात कर रहा हूं, तो मॉड एफ जेड निकालोगे कितना मिल जाएगा? ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है बाउंड्री पे वैल्यू कितनी रखता है? 1 बट क्या ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड 1 वैल्यू लेता है इस वाले डोमेन में मैक्सिमम? नहीं सर। जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी करो तुम, है ना, या जैसे जैसे एक्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, करेक्ट? यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि यदि तुमने मुझे डोमेन बना के दे भी दिया और डोमेन की तुमने बाउंड्री भी बता दी और बाउंड्री पे तुमने फंक्शन का मॉडुलस भी बता दिया और उसकी कुछ वैल्यू बता दी, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका फंक्शन वही वैल्यू ले मैक्सिमम। आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि आपका डोमेन बाउंडेड है या नहीं है। अभी तो हमने ये बात कही कि जी ये आपका एक्स पे इन्फिनिटी में जा सकता है। यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसे मैंने ऐसा कर दिया
अब तो इसकी दो बाउंड्री हो गई, एक ये वाली एक ये वाली। अब क्या करोगे? सर ई टू ये द पीछे वाली अब मुझे बताओ, यदि मैं आपको ऐसी स्टेप बना के दे दूं, ये भी तो अनबाउंडेड है ना। पहली बात तो ये कंफर्म करो, ये अनबाउंडेड है कि नहीं है? हाँ अनबाउंडेड है। ये एक्स Yes, से sir. बाउंडेड है। यस सर। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको x इक्वल टू 1 दे दिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया? e टू द पावर 1। ठीक है, तो इस वाली बाउंड्री पे आपको e वैल्यू मिल गई, इस वाली बाउंड्री पे आपको 1 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आप बताइए हमें कि जो fz रहेगा, क्या fz अपनी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? सर तो ये 1 वाला बाउंड्री पर तो लाइन एफजेड में आ कांस्टेंट जाए। फंक्शन की तरह भी बाउंड्री के अंदर। सर यहाँ पर तो सर बाउंड्री पे हमको मैक्सिमम मिल जाएगा, मिल मतलब जाएगा हाँ। यहाँ। x इक्वल टू 1 पे, बिकॉज दिस इज पीरियोडिक ऑन द दिस रीजन मींस यहाँ पे मुझे कैसा मिल गया? बाउंड्री पे मिल गई वैल्यू। और fz का मुझे ये तो पता चल ही गया था कि भाई fz इक्वल टू e टू द पावर x है, मॉड fz है ना। x की वैल्यू आपने 1 रखी तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब की बार बाउंड्री पे वैल्यू क्या मिली मुझे? यहाँ पे e मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई। सेट आपका अनबाउंडेड है अभी भी, अच्छा। बट आपको तब भी Yes, मैक्सिमम कहाँ पे मिल गया? बाउंड्री पे मिल गया। और इससे पहले वाले सेट में वहां पे भी सेट अनबाउंडेड था, बट वहां जो बाउंड्री पे वैल्यू मिल रही थी दैट वाज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आई बात? यस कि सर यदि आपका Yes, sir. डोमेन अनबाउंडेड है तो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बता सकते। ठीक है, आपके पास फंक्शन दिया गया है, आपके पास डोमेन दिया गया है, आप वहां पे ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, बट आप हमेशा नहीं कह सकते। बट यदि डोमेन बाउंडेड दिया गया है तो फिर आप हमेशा कह सकते हैं कि आपको मैक्सिमम बाउंड्री पे ही मिलेगा। समझ में आई जी सभी की बात? आपके सामने दो एग्जांपल आए जिसमें अनबाउंडेड डोमेन था। एक बार बाउंड्री पे आपको मैक्सिमम मिल गया और एक बार बाउंड्री पे जो वैल्यू थी दैट वाज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. Yes. कौन कह रहा है आ रही है? आशीष? ठीक है, सर चलिए, एक बार पढ़ना पड़ेगा इसे। यानी कि पढ़ के नहीं आए हो तुम। एक बार पता जब क्लास करो सभी लोग एक बार इसे पढ़ के आया करो। बट ठीक है, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें कल श्वास लेमा बताया था, आज मैंने ये पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ D is not bounded then first condition mod fz does not attain maximum on boundary, पहले वाले एग्जांपल से। और दूसरे वाले एग्जांपल से maximum of modulus of fz on the boundary is not the maximum value of modulus of fz inside the domain। ठीक है, चलिए जी जरा इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम मॉडुलस निकालिए। fz इक्वल टू 3z माइनस के 2i ऑन मॉड z लेस देन इक्वल टू 3। मॉड z लेस देन इक्वल टू 3 पे इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम मॉडुलस बताइए कितना आएगा, है ना। हमारे पास वैसे दूसरा तरीका भी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं, बट आप मैक्सिमम मॉडुलस लगाओ। इसमें कैसे बताओगे मैक्सिमम मॉडुलस की हेल्प से? हाँ जी, जब हमें मैक्सिमम मॉडुलस निकालना है तो मॉड एफजेड तो करना ही पड़ेगा, यस और नो। हमने मॉड एफजेड कर दिया और मॉड एफजेड में भी हमने मॉड एफजेड स्क्वायर कर दिया। इसका मैक्सिमम निकालेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। हमने इसे सॉल्व कर लिया अपना कॉन्जुगेट वाले रूल से।
ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे बनता चला गया। अब आपने कहा है कि मॉड जेड कैसा है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन आपका कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा जब मॉड जेड इक्वल टू 3 होगा, राइट। तो मॉड जेड इक्वल टू 3 हमने रख दिया, जहां जहां पे मॉड जेड बनेगा वहां पे 3 रखेंगे। हमने यहाँ पे मॉड जेड स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और माइनस के 6 आयोटा कॉमन 6 कॉमन जेड माइनस जेड बार कर दिया, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ आई जेड या माइनस टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। करेक्ट है जी इतनी बात। तो अब जेड मेरा कितना मिल गया, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है वाई, है ना। तो यहाँ पे हमने मॉड जेड इक्वल टू 3 रख दिया, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बताओ, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। ये वाला फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब सर हमारी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कम होगी तो फिर ये है आपका डिक्रीजिंग, ये ऐसा है 85 माइनस के 2y। हाँ जी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आपका ये वाला पार्ट मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। और मॉड जेड इक्वल टू 3 में y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है, y की मिनिमम वैल्यू -3 मिलेगा। -3। क्योंकि y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जब आप सर्किल बनाएंगे तो y की ये तो रही मिनिमम वैल्यू, यस सर, यस। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, -3। हमने -3 रखा, वैल्यू हमें कितनी मिल गई 85, और यहाँ से 12 11 मिल गई। तुम कहोगे सर इतनी सारी कहानी क्यों करवाई, आप मैक्सिमम मॉडुलस वही लगा लेते, सिंपल 3z माइनस के 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 3 मॉड जेड प्लस के 2, यहाँ से भी तो यही मिल रही है। लेकिन सर वो पॉइंट जानना जरूरी था ना, कहाँ मिलेगा। मतलब इस वाले पार्ट में आप कर तो रहे हो, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट मॉड जेड इक्वल टू 3 रख रहे हो, और इस बात के लिए रख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम मॉडुलस में बाउंड्री पे ही मैक्सिमम मिलेगा, है ना। बट वो किस पॉइंट पे मिलेगा बात है उसकी। तो पॉइंट क्या मिल गया तुम्हें, -3। -3। अब एक चीज और, जैसे ये फंक्शन तुम्हें दिया fz इक्वल टू 3z माइनस के 2i, अब मैं तुमसे कह दूं कि बाउंड्री पे एक पॉइंट है तुम्हारा z इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पे दूसरी बात समझो कि ये तुमने यहाँ पे मॉड z इक्वल टू 3 बना दिया, तुम्हें पता चला जी यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला, क्या किसी और पॉइंट पे मैक्सिमम मिला, यस नो सर। फंक्शन था fz इक्वल टू 3z माइनस के 2i, इसको और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मॉडुलस मिला, नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट है सारे के सारों पे ही मैक्सिमम मिलेगा ना, या आपने जिस पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल ली वही मैक्सिमम हो जाएगी, वो भी नहीं। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पे मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है आपको एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल रहा हो। समझ में आई बात, यस सर। यस सर। ठीक है। यदि सपोज करो यहीं पे वाई स्क्वायर आ जाता, तो आप क्या कहते हैं कि सर वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखनी है ना। यहाँ पे सपोज करो ये आ जाता है 85 माइनस के 2 वाई स्क्वायर, तो फंक्शन तो ये भी डिक्रीजिंग है। अब आपको देखना है कि y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है। अब y की मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ मिल रही है। हाँ जी, y की मिनिमम वैल्यू, y स्क्वायर नहीं, y की नहीं, y स्क्वायर मिनिमम मिलना चाहिए। तो दोनों पॉइंट में मिल जाएगा 3 और -y। जब तुम y स्क्वायर की बात करोगे ना तो 3 पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओरिजिन, हाँ हाँ, जीरो, origin पे हाँ। जीरो लेगा। y है ये, है ना। y स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कहां पर, यहां पर।
इन वाले 2 पॉइंट पे। समझ आई जी बात? नहीं सर, एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा है यदि आपके फंक्शन में ऐसा आ जाता है कि 85 माइनस के, अभी तो 2y आ रहा था ना आई हाँ थिंक, सर, 0 में मिल जाएगा। ठीक है, 12y। तो यदि 2y स्क्वायर हो जाए तो अभी भी तो तुम्हें y स्क्वायर को मिनिमम करना है। यस सर। अब y स्क्वायर तुम्हें पता है कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम कहाँ मिलेगा? 0 पे। क्या तुम्हारे सेट में y इक्वल टू 0 इंक्लूड हो रखा है? ये रहा, 2 पॉइंट है। समझ आई बात? तो कितने पॉइंट मिले आपको? यस सर। 2 पॉइंट मिल गए, है ना। मेरा पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये था कि आपको एक पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो मुझे एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं जिसपे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कह सकता कि ये बाउंड्री के सभी पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। क्या आपने बाउंड्री का कोई भी पॉइंट रखा और आपने वहां पे वैल्यू निकाल ली तो जी आपका काम चल गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करके लाना है, मॉड ऑफ एफ जेड जेड स्क्वायर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब माइनस 3 और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 पे आपके फंक्शन का मैक्सिमम मॉडुलस क्या मिलता है। ओके, अब आते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, बिल्कुल एज इट इज। बस अब एक चीज बताओ, जब तुम मॉड एफ जेड मिनिमम निकालने जाओगे, मॉड एफ जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस एफ जेड 0। तो यदि बाय द वे आपका फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट पे 0 हो गया तो वहीं पे मिनिमम देगा। सही बात है कि नहीं? अब चाहे वो कांस्टेंट हो या ना हो, कांस्टेंट हो तो 0 ही हो जाएगा, और यदि नॉन कांस्टेंट है, आपका साइन जेड है या और कोई फंक्शन लेके चलो, साइन 1 अपॉन जेड, बहुत जगह 0 होगा, 0 के नेबरहुड में। यस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन यही लगाएगा, मतलब जो आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल था उसमें 0 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपका फंक्शन 0 नॉन 0, मैक्सिमम में 0 कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? यदि मैक्सिमम में 0 हो गया फिर तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, बट मिनिमम तो 0 पॉसिबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि फंक्शन आपका 0 नहीं है या फंक्शन आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट में मिल सकता है। तो इसलिए उसने सबसे पहली कंडीशन मिनिमम मॉडुलस थ्योरम में यही लगाई कि आपका फंक्शन एनालिटिक है और साथ में डोमेन में वो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है, यानी कि नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन। समझ में आएगी बात? ठीक है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज ही है कि देन मॉडुलस ऑफ एफ जेड कैन नॉट अटेन मिनिमम in D unless fz is constant if fz is continuous on the boundary D closure compact, then compact भी कहा है, compact मतलब bounded भी हो जाए आपका, then modulus of fz attains a minimum on the boundary। समझ में आई भैया सभी को? बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट आ गया, बस चेंज क्या हुआ, मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ गया, डोमेन आपका अभी भी कॉम्पैक्ट रहेगा, ठीक है, और फंक्शन आपका होना चाहिए नॉन जीरो, अभी भी मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पर ही मिलेगी। अब यहां से एक चीज और आ गई कि बाउंड्री पे मैक्सिमम और बाउंड्री पे ही मिनिमम। अब ये भी बात आएगी कि जी जो अंदर वाली बाउंड्री है बाहर वाली बाउंड्री है, तो अब हमें ये पता चल गया ना, अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि बाउंड्री के 2 पॉइंट पे तो क्या मिल गया, मैक्सिमम, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप चलते चले जाओ वहां पे मिनिमम भी मिल जाए। यस और नो? तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के ईच पॉइंट पे ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है बाकी पॉइंट्स पे वैल्यू आपकी या तो बड़ी हो जाए या आपकी छोटी हो जाए, ठीक है। चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड स्क्वायर अपॉन जेड, और आपको डी दिया गया है मॉड जेड लेस ग्रेटर देन 1 और लेस देन
2, ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड करके इक्वल टू भी बना लिया। तो हमें निकालने हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम। मॉड ऑफ fz इज इक्वल टू मॉड e टू द पावर z स्क्वायर अपॉन z। अब आप एक चीज बताओ, इसमें इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे कैसे? e टू द पावर z स्क्वायर अपॉन z, इसका मॉडुलस। ऊपर तो क्या गया तुम्हारा, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड z, है ना, और मॉड z भी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बात है? यस सर। ठीक। एक चीज और बताओ जरा, तुम्हें जो एनुलस दिया गया है, ये तो 1 वाला हो गया और ये 2 वाला हो गया, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता है कि भाई इसका जो मैक्सिमम आएगा वो या तो इस वाली बाउंड्री पे आएगा या इस वाली बाउंड्री पे, है ना, करेक्ट है जी बात? यस अब सर। होगा भी किसी पॉइंट पे, तो भाई जब वो पॉइंट मिलेगा तो वो पॉइंट तुम्हें कुछ ना कुछ एंगल भी बना के देगा, आर्ग्यूमेंट। अब जब दोनों ही सर्किल दे रखे हैं तो मैं कैसे बात करूं इस पे? मुझे नहीं पता कि कौन सी आर पे मिलना है और कौन से थीटा पे मिलना है, तो मुझे आर और थीटा ही तो पता करना है। एक्स की जगह आर cos थीटा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे z की जगह ही r e टू द पावर i थीटा रख दिया, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, ठीक है। यस सर। तो हम इसी के अंदर पुट कर लेते हैं, तो इसे तो यहाँ से हटा दो, इसी में हमने रख दिया। तो ये मिल गया मुझे e टू दी पावर z स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर e टू दी पावर 2i थीटा डिवाइडेड बाय r, करेक्ट? यस सर। ओके जी, तो यहाँ से r तो पॉजिटिव हो ही गया, तो अब e टू दी पावर r स्क्वायर, ये है e टू दी पावर 2i थीटा, तो क्या मिल गया, cos 2 थीटा प्लस i sin थीटा। अच्छा, इस पे हम फिर से लगा दें मॉडुलस, है ना, अभी तो मॉडुलस चल ही रहा है ना, यहाँ पे इसकी जगह ये रख लें। अब जरा ऊपर वाले को एक बार ऑब्जर्व करो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा कोस 2 थीटा और आर स्क्वायर आई साइन 2 थीटा, ई टू दी पावर में रहेगा 1 हो जाएगा कि नहीं मॉड पे, तो क्या मिलेगा, ई टू दी पावर आर स्क्वायर कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये वाली बात समझ में आई सभी के या नहीं आई, बताओ भाई। इस वाले नंबर को ऊपर तुम e टू दी पावर u प्लस आई में लिखोगे तो क्या मिलेगा, इसका मॉडुलस e टू दी पावर u मिलेगा कि नहीं? ठीक है, यस। अब ये जो तुम्हारा e टू दी पावर r स्क्वायर अपॉन r है, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ऊपर वाला फंक्शन भी बढ़ेगा, बट कब, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहे, है ना। यदि निगेटिव हो गई तो नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा आर फिर इंक्रीज होगा, नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो टोटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हमें ये बताना है कि इसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिलती है, cos 2 पाई की, cos 2 थीटा की 1 और मिनिमम माइनस। जब आपको 1 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर r स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। जब r की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 2, तो क्या मिल गया आपको e टू दी पावर 4 अपॉन 4, सही है। फिर इसी के पैरेलल में जब ये माइनस होगा तो ये सबसे मिनिमम पे जाएगा, यानी कि ये नीचे आ गया। अब की बार क्या होगा, e टू दी पावर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के प्लस हो जाएंगे नीचे जाके, ठीक है। अब ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब रखेगा, जब r मैक्सिमम हो, और r मैक्सिमम फिर से कहाँ 2 पे, क्या गया यहाँ पे 1 अपॉन 2 e टू पावर 4। तो अब की बार क्या मिला तुम्हें, बाहर वाली बाउंड्री पे ही तो मैक्सिमम मिल गया, बाहर वाली बाउंड्री पे ही तुम्हें मिनिमम मिल गया, और साथ में तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे कब, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1
यानी कि एक तो थीटा इक्वल टू 0 पे है ना, और एक मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई पे यहां पे। सही बात है कि नहीं? यस सर। एक आपको -1 कब मिलेगा? कोस कितने पे मिलता है? पाई पे मिलता है ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक मिल गया यहाँ पे, और ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 पाई, यानी कि फिर से आपको -1। यानी कि एक बार इन वाले जो अपोजिट डायमीटर ऑन एक्स एक्सिस है यहाँ तो मिलेंगे आपको मैक्सिमम, और जो अपोजिट पॉइंट्स है ऑन डायमीटर ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे मिलेंगे आपको मिनिमम। ठीक है, समझ में आया जी सभी को? ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो बाउंड्री में से केवल एक ही बाउंड्री पे मैक्सिमम मिल जाए, एक ही बाउंड्री पे आपको मिनिमम मिल जाए। क्लियर टू एवरीवन? अब जो क्वेश्चन हमारा बेस्ड रहता है वो आता है कि यदि मैक्सिमम या मिनिमम इनसाइड वाले पॉइंट पे मिल जाए, उस वाले क्वेश्चन में यदि यूजेड लेस देन इक्वल टू u 1/2 लिख रखा है तब भी कांस्टेंट मिलेगा, और यदि ग्रेटर देन 1/2 लिख रखा है तब भी कांस्टेंट मिलेगा। समझ में आई ना बात? इस वाले केस में क्या हो गया? इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू पे बात होगी, और उस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू पे बात होगी। और इनसाइड में कोई पॉइंट है तो फिर आप ये कहेंगे कि जी अब तो ये कांस्टेंट ही होगा। विदाउट कांस्टेंट, विदाउट बीइंग कांस्टेंट, fz कैन नॉट अटेन मैक्सिमम वैल्यू इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनसाइड द डोमेन। समझ में आ गई सभी की बात? यस सर। पक्का? ठीक है जी, बढ़िया। बड़े अच्छे बच्चे हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं सारी बात, है ना? बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं देखो, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि तुम्हारा बैच जो है, मेरे पिछले बैच में भी स्टूडेंट थे, उनसे तो तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, है ना? तुमसे जितनी चीजें अभी तक कही हैं वो सारी की सारी कर ली है। कल मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, उसके क्वेश्चन पढ़ के देखे कैसे कैसे हैं? कैसे पढ़े थे, अभी सोचा कुछ नहीं। यदि तुमने वो 6-7 क्वेश्चन कर लिए ना, तो तुम पता पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स जितनी अब तक पढ़ी है तुमने, वो तुम्हारी सारी रिवाइज हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग के बिल्कुल सारी नसें अनब्लॉक हो जाएंगी जब तुम वहां सोचने बैठोगे कि मैं फंक्शन बनाऊं तो बनाऊं कैसे। और तुम देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, है ना? मैंने तुम्हें बुक तो रिकमेंड कर दी है, बट बुक की सारी एक्सरसाइज तो तुम नहीं कर सकते और ना ही इतना टाइम है। बट हाँ, बुक में से जो जो अच्छे क्वेश्चन है, जहां से आइडिया मिल सकता है कि आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। एक चीज और, जैसे जो भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप खुद करके लाओगे, ठीक है, और फिर हम कल श्वास लेमा डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हो तो उसका ईच सिंगल ऑप्शन भी इतना डिटेल में डिस्कस होना चाहिए कि उससे आप और नए ऑप्शन क्या बना सकते हो। यदि आप ये वाला स्किल अभी डेवलप कर लेंगे तो आपको एग्जाम बहुत आसान लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको नया मिला है। आप हर क्वेश्चन में क्या करोगे? थ्योरी पढ़ी आपने, फिर स्टेटमेंट पढ़े और अपने कंक्लूजन निकालने शुरू कर दिए कि ये चीज ये कहती है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जब वो पूरा का पूरा एक चेन बन जाएगी तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेंगी। ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं क्या चेंज कर लूं, है ना? उसने वहां पे ओपन देके उसने डोमेन नहीं दिया, उसने कनेक्टेडनेस छोड़ दी, कनेक्टेडनेस के छोड़ने पे क्या हो सकता है, कनेक्टेडनेस के आने पे क्या हो सकता है, या एक चीज को आप अदर वे में कैसे कह सकते हैं। और ये चीज आपको तभी आएगी जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि केवल 2 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा या 3 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा, लाइव क्लास अटेंड कर ली, सब कुछ सुन लिया, काम हो गया, तो भाई बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अपने दिमाग से निकाल देना, नेट होने वाला है, फिर कुछ नहीं होगा। चाहे 6 की जगह 1 साल पढ़ लेना तो नहीं होने का। जब तक आपका सारे दिन का शेड्यूल ऐसा नहीं हो जाए कि बस क्वेश्चन ही चल रहे हैं, है ना,
कि जी एनालिटिक हो गया, एंटायर हो गया, बाउंडेड हो गया, डोमेन ओपन हो गया, कनेक्टेड हो गया, अनबाउंडेड हो गया, तब तक नहीं दिखाई देती कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो सारे दिन साथ साथ तुम्हारे चलते रहने चाहिए, है ना, जैसे भूत चलते हैं ना पीछे, ऐसे तुम्हारे सब्जेक्ट चलते रहने चाहिए। ठीक है? यस सर। जिस दिन तुमने छोड़ दिया, जिस दिन ये तुम्हारे साए बन के घूमने लगे, तो तुम मतलब सब्जेक्ट में डूब जाओगे, तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम सारे दिन करते रहोगे। कॉम्प्लेक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आसान है ना, मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको थ्योरम समझ में आ जाए, थ्योरम के पीछे की कैलकुलेशन समझ में आ जाए। थ्योरम का प्रूफ करना इतना जरूरी नहीं है जितना उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि प्रूफ तो तुम बुक में भी समझ सकते हो, और जब तुम्हें उसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि बेसिकली काम कैसे करती है, तो तुम चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। बट यदि केवल प्रूफ पढ़ लिया, तो प्रूफ पढ़ने से एक बेनिफिट तो तुम्हें मिलेगा कि जो उसका करने का तरीका है, जो ये चीजें हम बता रहे हैं कि आप उसे कांस्टेंट कैसे दिखाओगे, वो मेथड हमें वहां से मिल जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसमें हमने ये थोड़ा बताया कि कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे, हमने तो थ्योरम की एप्लीकेशन सीखी कि जी थ्योरम ऐसे दी जाएगी तो हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, राइट? जब आप इनके प्रूफ्स देखोगे तो प्रूफ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कांस्टेंट कैसे दिखाना है, बट उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। जिनकी जरूरत है वो मैंने आपको बताया, जैसे हमने लिबोलिस थ्योरम पढ़ी, ठीक है, हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा, फिर आपको ये बताया कि किसी भी फंक्शन को आप एंटायर फंक्शन को कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, ठीक है, उसका कोई भी एक डेरिवेटिव सभी पॉइंट्स पे आपने 0 दिखा दिया, राइट? ठीक है जी, तो आप क्या करके लाएंगे भाई, एक तो ये वाला क्वेश्चन करके लाएंगे। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दी ना सारी? यस सर। ठीक है, एक पीडीएफ आपने भेजा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं गेट वाली भी आपको भेज दूंगा, या गेट वाली भेजी है नहीं भेजी? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, गेट की ओर भेज दूंगा मैं। तो अभी जो आपके पास पीडीएफ है, अब आपके पास इतना काम हो गया है कि कम से कम आप 20 से 25 नंबर का कंटेंट तो तैयार कर दें। अब जो भी आपके पास वो पीडीएफ है, उसमें से हर क्वेश्चन पे मार्क लग जाना चाहिए कि भाई ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है, इसमें मुझे प्रॉब्लम है, या ये वाला टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। उसके लगभग आपके 70% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और 70% में आप कुछ नहीं 20 से 25 नंबर तो स्कोर कर सकते हैं। हर साल का एक दिन का आप टाइम ले लीजिए, ठीक है, 2 घंटे का टाइम निकालिएगा और पेपर हाथ में लेके बैठिए कि उस पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे और आप इस समय कितने कर पा रहे हैं विद परफेक्ट लॉजिक। शॉर्टकट नहीं कि जी ऐसा हो गया तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और बस गलत और सही मिल गए तो काम खत्म हुआ। आपको सारे ऑप्शन डिस्कस करने हैं, ये क्यों गलत है, क्यों सही है, कब सही हो सकता है, क्या चेंज करूं तब ये गलत हो जाए, क्या चेंज करूं तब ये सही हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? छोड़ा ही नहीं है ना? चलो जी, मिलते हैं कल आपसे। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।